So very गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग यहाँ पे जो अपना चैप्टर कर रहे थे वो कर रहे थे बेनामी। कैसे याद किया था? बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1988। क्या टैगलाइन थी? हम ऑलरेडी हो गए लेट, अब किसी का नहीं करना वेट, है ना। बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1988। क्या पढ़ा था हमने? इसकी स्टोरी पढ़ी थी कि एक पर्सन है जिसके पास खूब पैसा है, लेकिन उसके पास पैसा सारा ही कहां से है? इलीगल सोर्स से है। तो अब ये चाहता है कि इस पैसे को ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में लगाए। खुद के नाम से ये प्रॉपर्टी ले नहीं सकता था, तो इससे पहला पर्सन पकड़ा अपना गार्डनर, उसके नाम पे ले लिया। उसके बाद दूसरा पर्सन से पकड़ा था कि एक फेक आधार कार्ड बनाया, पैन कार्ड बनाया, उसके नाम पे प्रॉपर्टी ले ली। तीसरी इसकी खुद की वाइफ थी जो कि बेनामी में कवर्ड नहीं थी, ठीक है, बाकी थे। उसके बाद बेनामी का मतलब क्या होता है? तो देखो, बेनामी मतलब नेमलेस। या तो प्रॉपर्टी किसी के नाम पे नहीं है, या प्रॉपर्टी नाम पे है लेकिन जिस पर्सन ने परचेज की उसके नाम पे ना होके किसी और के नाम पे है, तो ये क्या कंसीडर की जाएगी? बेनामी प्रॉपर्टी। अच्छा, आपको पता है कभी देखी बेनामी प्रॉपर्टी? आपके घर पे मान लो, भगवान न करे किसी ऐसे घर में हो, लेकिन एक पॉलिटिशियन है, उसके घर पे रेड पड़ गई, और रेड पड़ गई तो उसके घर पे बहुत सारे पेपर्स मिले, और जब उन पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो पेपर्स में कोई भी प्रॉपर्टी, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स थे वो, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी ना तो उसके नाम पे ना उसके घर वालों के नाम पे, वो किसी अननोन पर्संस के नाम पे। क्या वो बेनामी कहलाएगी? क्योंकि प्रॉपर्टी अगर वो किसी और के नाम पे है तो तुम्हारे पास पेपर क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली पेपर तो यही बंदा रखेगा जो पैसा देगा, लीगल ओनर थोड़ी रखेगा। लीगल ओनर का तो बुक्स में सिर्फ नाम है और कुछ भी नहीं, बाकी सारा रखेगा वही, दैट इज नेमलेस। जयपुर में देखिए कहीं बेनामी प्रॉपर्टी, कहीं आसपास, किसी ने अपने होम टाउन में? कभी नहीं देखी बेनामी प्रॉपर्टी, कभी सुना ही नहीं है। कहेगा थोड़ी, हाँ सही बात है। और अच्छा, आप लोग भी जयपुर के आईसीएस के चैप्टर पे गए जालाना? अच्छा, आप जाओगे है ना, तो जब जालाना आप जाओगे ना तो देखा वहां पे सामने कच्ची बस्ती बची है ना, और वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, लेकिन कुछ लोगों ने क्या कर रखा है? उसको जबरदस्ती जब्त कर रखा है, और क्या कर रखा है? घर बना रखे हैं। वो सारी की सारी कैसी प्रॉपर्टी है? बेनामी। शायद मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी के पास पेपर्स भी होंगे, क्योंकि वो ऐसे ही प्रॉपर्टीज लेते हैं। कई प्रॉपर्टीज मैंने जयपुर में ऐसी देखी है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप लोगों ने, आपके पास प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने आपको अलॉट की, आपको पेपर्स है, अब मैंने आपसे परचेज की पर मैंने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, आपसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा दिया, एनओसी करवा दिया कि यार ठीक है तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी, पर तुम एक एनओसी लिख के दे दो कि तुमने मुझे बेच दिए, फ्यूचर में मुझे कभी भी रजिस्ट्री की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी और तुम उसको साइन करके दोगे। आई के पास हमने, फिर मैंने उसको आगे भेज दिया, और ऐसे करके क्या हो रहा है? ये आराम से सोल्ड आउट हो रही है। दैट इज बेनामी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मेरे पास जो फाइल आई वो ब्लैंक फाइल थी, उसमें किसी का भी नाम नहीं था। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो किसी भी प्रॉपर्टी के सर पे लिखा थोड़ी होता है कि मैं बेनामी हूं, मैं बेनामी नहीं हूं, ठीक है? नहीं, बेनामी ट्रांजैक्शन होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने बेनामी लिए, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा दो पार्टी से, वो कैसा ट्रांजैक्शन होगा? बेनामी ट्रांजैक्शन। वन पर्सन पे फॉर द प्रॉपर्टी, वन पर्सन पे फॉर द प्रॉपर्टी। हमारे केस में प्रॉपर्टी पे किसने किया था? दुबे जी ने। बट द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय समबडी एल्स, लेकिन प्रॉपर्टी है किसी और की। एक डायलॉग बताया था कल गाना, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और, तू प्रॉपर्टी है किसी और की पर तुझे मांगता कोई और है। प्रॉपर्टी तो लीगल ओनर के नाम पे होगी ना, लेकिन मांग कौन रहा है उसको? रियल ओनर, ठीक है, दुबे जी। बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1988 बहुत पुराना एक्ट है, अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत पुराना एक्ट है। लेकिन इस एक्ट का कोई मतलब ही नहीं था। इस एक्ट का मतलब जब उठा जब मोदी सरकार आई, मोदी सरकार आई और बोली अच्छे दिन लाऊंगी। अच्छे दिन लाई या नहीं लाई वो एक अलग बात है, लेकिन एक चीज वो जरूर लेके आई थी 2016 में 8 सितंबर को रात 8 बजे एक बड़ी डरावनी है ना, कहते न्यूज आई थी। क्या?
कल से 500 और 1000 के नोट बंद, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने सोचा कि हम डीमोनेटाइज करेंगे, लोगों के घर में तो बहुत पैसा होगा, किसी के घर में 3 करोड़ पड़े, किसी के घर में 5 करोड़ पड़े, और आपको पता है सेविंग अकाउंट में एक लिमिट थी 2,50,000 तक की, 2.5 लाख तक आप जमा करा सकते थे, उससे ज्यादा। घर में 4 जने हैं तो आप लोग कितना करा सकते थे, 10 लाख। अब क्या करें अगर मेरे घर में 3 करोड़ रुपए पड़े हैं तो, या आपके घर में 3 करोड़ रुपए पड़े हैं तो 10 लाख तो हम लोग लगा देंगे, उसको ब्लैक का व्हाइट हो जाएगा। लेकिन बाकी क्या करेंगे? तो इनको एक बात पता थी कि ये चीज वो क्या करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 करोड़ की होती है तो रजिस्ट्री 10-20 लाख रुपए की करा लो, बाकी सारा ब्लैक में दे दो, और इसी तरीके से कम हमारे पैसे कहीं ना कहीं ठिकाने तो लग जाएंगे। इसी को क्या बोला, उनको ये बात जरूर पता थी कि ऐसा करेंगे, या तो लोग प्रॉपर्टी में लगाएंगे या गोल्ड में लगाएंगे। उस टाइम तुम्हें पता है गोल्ड भी 30% कॉस्टली सोल्ड आउट हो रहा था। मान लो उस टाइम गोल्ड की प्राइस चल रही थी 30,000 रुपीज, इतना ही था उस टाइम पे, 30,000 रुपीज चल रही थी, और ना आराम से 40 का बिक रहा था, 40-45 का बिक रहा था, और लोग ले रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कम से कम गोल्ड फ्यूचर में तो बढ़ ही जाएगा, और बढ़ ही रहा, डबल ही हो गया उसके बाद तो, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लोग क्या कर रहे थे, बेनामी प्रॉपर्टीज लेने के लिए भाग रहे थे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट को ये बात पता थी कि वो लोग ऐसा करेंगे, तो उन्होंने 1 दिसंबर को ही, मतलब सॉरी 1 नवंबर को ही, पहले इसमें कितने सेक्शन थे, सिर्फ 9, और कोई भी रूल्स नोटिफाइड नहीं थे। मतलब मैंने क्या बोला, ये एक्ट बहुत पुराना है, लेकिन इस एक्ट में कोई मायने ही नहीं था, क्योंकि सिंपल 9 सेक्शन थे और कोई रूल्स नोटिफाइड नहीं थे, तो लोगों को डर भी नहीं लगता था इस एक्ट में अगर पनिशमेंट आ भी जाए। फिर क्या हुआ, 63 न्यू सेक्शंस आए, और रूल्स जो नोटिफाइड नहीं थे उसको भी नोटिफाइड किया गया। तो 9 पहले के और 6 अभी के, कितने हो गए टोटल, 72। तो 72 सेक्शंस हो गए, और 1 नवंबर को इसको क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया, नोटिफाइड कर दिया गया। और कब हुआ, क्योंकि उनको पता था कि 8 नवंबर को हम ये चीज करने वाले हैं, और जैसे ही हम करेंगे तो लोग भागेंगे कहाँ पे, बेनामी प्रॉपर्टी में। तो लोग भागे, उससे पहले उनको पकड़ लो, उनसे पहले पकड़ लो, मतलब कि उन लोगों को बोल दो कि हम क्या करेंगे, अगर तुमने बेनामी ट्रांजैक्शन किया तो तुम्हें जेल की रोटी खिलाएंगे, जेल का पानी पिलाएंगे, और जेल की चक्की पिसवाएंगे। तो इसीलिए तुम्हारे को मम्मी ने बचपन में एक गेम सिखाया था, पोशंबा भाई पोशंबा, ठीक है। तो डाकिया ने क्या किया, तो अब तो जेल जाना पड़ेगा, तो ऐसे जेल भेज देंगे तुमको। बेनामी ट्रांजैक्शन एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1988 कौन आई थी 2014 में, मोदी सरकार। क्या बोली थी, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाए या नहीं लाए पता नहीं, पर अमेंडमेंट जरूर ले आए, पेनल्टी लिया है। पहले से एक्ट में कोई पेनल्टी नहीं थी, तभी तो लोगों को डर नहीं लगता था, कुछ था ही नहीं, और पावर भी नहीं थी किसी के पास। अब देखो 2016 में नया एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था, 1 नवंबर 2016, है ना। किसके बर्थडे पे आया था ये, ऐश्वर्या राय के बर्थडे पे, ठीक है। तो इतनी ब्यूटीफुल लेडी के बर्थडे पे आया था, तो कम से कम हम याद तो कर ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, डेट याद करने की आपको कोई नीड नहीं है। कहीं आप लोग सोचो हमें डेट्स वगैरह याद करनी है, डेट्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको हिस्ट्री बता रही थी, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इस एक्ट के फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग। तो फीचर्स अभी मेरे साथ लर्न करोगे और अभी सुनाओगे मुझे। सबसे पहले 2 चीजें डिफाइन किया जाता है। अच्छा फीचर्स होते क्या है, वाह सिनोनिम्स पूछा था कि मैंने। फीचर्स होते हैं लाइक पूरे एक्ट में जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, उसको एक समराइज फॉर्म में लिखा होता है बस। इसका मतलब ये कोई नहीं कि ऐसा है, बस इसमें वही बताएंगे जो चीज हम आगे पढ़ने वाले। तो क्या 2 चीजें डिफाइन करता है ये एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एंड बेनामी प्रॉपर्टी। क्या डिफाइन करता है, बेनामी ट्रांजैक्शन एंड बेनामी प्रॉपर्टी। ले डाउन, 3 चीजें ले डाउन करता है। कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ एंटरिंग इनटू बेनामी ट्रांजैक्शन, अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर्ड होते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो मैं भी आपको थोड़ी देर बाद में बताने वाली हूं। प्रोसीजर टू डिटरमाइन बेनामी ट्रांजैक्शन, कैसे बेनामी ट्रांजैक्शन को डिटरमाइन किया जा सकता है और पेनल्टीज बताएंगे। एम्पावर्ड अथॉरिटी ऑफ, सिविल कोर्ट की पावर है आपके पास, एपीलेट ट्रिब्यूनल की पावर है। अच्छा यहाँ पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये कौन सा ऑफेंस है, सिविल ऑफेंस है। भाई अगर प्रॉपर्टी हमने किसी और के नाम पे ली तो किसी का मर्डर थोड़ी किया है,
प्रॉपर्टी तो ली है, तो क्या कैसा ऑफेंस है वो? सिविल ऑफेंस। और यहाँ पे अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई जबरदस्ती गवर्नमेंट ऑफिसर आया और जब्त कर गया क्योंकि आपने बेनामी प्रॉपर्टी ली थी, लेकिन हो सकता है आपने बेनामी नहीं ली हो सकता है आप बिल्कुल सही हो, जैसे ये रामू काका थे अभी अपने, तो रामू काका बोलते हैं ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है दुबे की, मैंने ही खरीदी है, मेरी ही प्रॉपर्टी है। तो अगर रामू काका ऐसा बोल रहे हैं तब भी उसका जब्त किया जाएगा, बिल्कुल। एक बार तो गवर्नमेंट ऑफिसर जब्त करेगा, लेकिन फिर रामू काका बोलेगा नहीं इसको छुड़वाओ, तो वो रोती धुनकती भी आत्मा है जिसने इतनी मेहनत से तो प्रॉपर्टी ली होगी और गलती से उसको बेनामी कंसीडर करके अगर किसी ने जब्त कर ली, तो ऐसे में क्या होगा? गलत है ये चीज। जैसे आप मूवीज में देखते हो कई पुलिस ऑफिसर होते हैं अपनी पावर का मिसयूज करके, तो ऐसे में आपको कहां जाना पड़ेगा? एपीलेट ट्रिब्यूनल में। कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपके पास आता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, तो वहां पे क्या होगा? आप लोग क्या कर सकते हो? अपनी एपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। एक मूवी देखना, भीम, साउथ की मूवी है ना, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी। भीम, भीम नाम है, ठीक है। बहुत मतलब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे दिखाई गई है। उसमें एक चीज दिखाई गई है कि जो नॉर्थ इंडिया है ना, उसमें फिर भी कास्ट के बेसिस पे इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, पर जो साउथ इंडिया है ना, उसमें कास्ट के बेसिस पे इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा खलने लग गई। अब वहां पे क्या हुआ? पुलिस ऑफिसर, मूवी की थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ आपको। वहां पे पुलिस ऑफिसर को ये बोला गया कि आपको प्रमोशन मिलेगा जितने ज्यादा तुम केस सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा केसेस की एफआईआर लिखोगे उसके बेसिस पे। और एफआईआर लिखने से कुछ नहीं होगा, उस केस को सॉर्ट आउट कराओ, कल्पिट को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और कल्पिट को जितनी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी उतना तुम्हें प्रमोशन अच्छा मिलेगा। अब पुलिस ऑफिसर को पता था कि मेरी पावर तो मेरे पास अच्छी है, उसने क्या किया? कुछ छोटे कास्ट के लोगों को पकड़ना चालू किया, और छोटे कास्ट के लोगों को जब पकड़ा उसने, तो उसने ऐसे बोला, उनको बहुत मारता था वो, मतलब है ना, कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, मार रहा है, और ये बोल रहा है कि इस पेपर पे साइन कर दे और ये बोल दे तूने ऑफेंस किया। अब बेचारे मार के डर से लोग क्या कर देते थे? साइन कर देते थे ऑफेंस। और यहाँ पे ऐसे में कई लोगों को ऐसे पनिशमेंट भी मिल गई थी जिन्होंने कुछ किया ही नहीं था। और क्यों कर रहे थे पुलिस ऑफिसर ऐसा? सिर्फ प्रमोशन के लिए। और बेचारों कई लोग ऐसे जेल में बैठे हुए थे जिन्होंने शायद कभी कुछ किया ही नहीं। तो यही बातें हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप हायर अथॉरिटी के पास जाओ। कभी भी कोई भी जज आपके ऊपर पेनल्टी लगाने से पहले, आपको इम्प्रिजनमेंट देने से पहले ये बात पूछता है कि कई जो तुम चीज बोल रहे हो, जो चीज तुम खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैंने ये काम किया है, तो तुम अपने होशो हवास में एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कहीं तुम्हें किसी ने दबाया तो नहीं है, कहीं कोई तुम्हें जबरदस्ती प्रेशराइज तो नहीं कर रहा है, कहीं पुलिस वालों ने तुम्हारे साथ कुछ तो नहीं किया है। ये साफ बोलता है वो सब। वो इसीलिए क्योंकि ये क्या है, कई बार क्या होता है हमारे साथ जबरदस्ती भी गलत किया जाता है, तो कई कोर्ट्स बने हुए हैं जहां पे आप अपील लगा सकते हो। पढ़ लीजिए। मूवी का नाम है जय भीम। जय भीम पूरी देखना, हो जाएगा। इसका ट्रिब्यूनल इसका अंदर ही बना हुआ है, वो आगे आएगा। स्पेसिफिकली हर एक्ट के अंदर अपना ट्रिब्यूनल होता है, जिसमें नहीं होता है वो मैं बता देती। ठीक है, आगे क्या फीचर्स हो गए लर्न। सबसे पहले बताओ क्या डिफाइन करता है? बेनामी ट्रांजैक्शन और बेनामी प्रॉपर्टी। ले डाउन क्या करता है? Consequences of entering into Benami transaction, procedure to determine Benami transaction, penalty। ठीक है, और empowered क्या है? सिविल कोर्ट और एपीलेट ट्रिब्यूनल। हो जाएगा, डन, बिल्कुल। चलो आप क्या करते हैं आगे देखते हैं एक बार। कुछ डेफिनेशन पार्ट है। पहला, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो बेनामी प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन से ली गई है,
वो प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन से ली गई है उसको क्या बोलेंगे? बेनामी प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? बेनामी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। ऐसी प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजैक्शन से ली गई है उसको क्या बोलेंगे? बेनामी प्रॉपर्टी। आ गई के बात समझ? एक सेकेंड, आपने बोला जो प्रॉपर्टी लेते हैं वो प्रॉपर्टी बेनामी हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल, है ना। अब मान लो कि दुबे जी ने कितने करोड़ का फार्म हाउस लिया था? 4 करोड़ का। 4 करोड़ का फार्म हाउस लिया और उसने किसी को रेंट पे दे दिया, वो रेस्टोरेंट बना दिया या फिर रिसोर्ट बना दिया, और उस रिसोर्ट को क्या कर रहा है? वो रेंट पे दे रहा है। कभी भी किसी की शादी वादी होती है तो उसमें करवा देता है। अब उससे आता है मंथली रेंट अप्रोक्स 3 लाख रुपीज पर मंथ। 3 लाख रुपए आ रहे हैं। क्या वो जो एक्स्ट्रा रेंट है क्या वो भी बेनामी प्रॉपर्टी में कंसिडर किया जाएगा या वो नहीं किया जाएगा? तो बोला देखो, अगर आप लोग किसी कचरे से कुछ बना रहे हो तो है तो वो भी कचरा ही ना। तो इसका मतलब अगर आप 3 करोड़ वहां नहीं लगाते तो शायद आपको 3 लाख रुपए महीना नहीं आता, 3 लाख रुपीस नहीं आता। और अगर आपको 3 लाख रुपीस पर मंथ आ रहा है, दैट मीन्स कि आपने कहां से लिया है? उसी से लिया है। तो याद रखना, बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है खाली, उस प्रॉपर्टी से आने वाला एक्स्ट्रा इनकम भी वो क्या कहलाएगी? बेनामी प्रॉपर्टी। तो देखो, प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन, इतना तो क्लियर हो गया। प्लस प्रोसीड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से आने वाला जो एक्स्ट्रा पैसा है वो भी क्या कहलाएगा? बेनामी। अच्छा, पैसा तो छोड़ो, उस प्रॉपर्टी मतलब प्रोसीड से आना, फिर उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट विंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी सब बेनामी कहलाएगा। तो सब कुछ ही बेनामी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्रॉपर्टी ली कितने रुपए की? 10 करोड़ की। उस पर 2 करोड़ का रेंट आ गया तो पूरे 12 करोड़ ही क्या कहलाएंगे? बेनामी। पूरे जाएंगे ये। पढ़ लीजिए, पहली डेफिनेशन है, व्हाट इज बेनामी प्रॉपर्टी। डन। नेक्स्ट डेफिनेशन, फिक्टिशियस पर्सन क्या होता है? तो फिक्टिशियस पर्सन नहीं, सॉरी एक सेकेंड, बेनामी दार क्या होता है? बेनामी दार, तो बेनामी दार वो बंदा होता है जिसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी ली, जिसको लीगल ओनर अपन ने नेम दिया था इंग्लिश में, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? बेनामी दार। तो बेनामी दार वो बंदा होता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ली है। तो वो कोई पर्सन हो सकता है, जैसे रामू काका क्या थे? पर्सन थे। और या फिर वो फिक्टिशियस पर्सन भी हो सकता है। फिक्टिशियस पर्सन मतलब ग्रेट अंजलि अंबानी। देखो, इन हुज नेम प्रॉपर बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जिसके नाम पे अपने बेनामी प्रॉपर्टी ली है उसको क्या बोलेंगे? बेनामी दार। परचेज प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल ओनर, लेकिन वो बंदा बेचारा बेनिफिट नहीं उठा रहा उस प्रॉपर्टी का। बेनिफिट कौन उठाएगा? दुबे जी। पार्टी कौन करेगा? दुबे जी। तो परचेज की ये प्रॉपर्टी उसने किसके लिए? बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल ओनर। जैसे कि हमारे रामू काका या फिर ग्रेट अंजलि अंबानी, ये दोनों ही क्या है? बेनामी दार है। पढ़ लीजिए, 2 डेफिनेशन हो गए, पहली बेनामी प्रॉपर्टी, दूसरा बेनामी दार। डन। बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? बेनिफिशियल ओनर होता है जिसके लिए ली जाती है, मतलब हमारे केस में बेनिफिशियल ओनर कौन होगा? दुबे जी। पर्सन हु इज टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम बेनामी प्रॉपर्टी, ऐसा बंदा जो बेनामी प्रॉपर्टी के सारे फायदे उठा रहा है उसको क्या बोलेंगे? बेनिफिशियल ओनर। आगे के बात समझ रहे? ये कौन है? हमारे दुबे जी। ये कौन है? हमारे बेनिफिशियल ओनर बोल दो या इसको रियल ओनर बोल दो, असली मालिक तो यही है ना। ऐसे बेनामीदार को क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम लीगल ओनर। पढ़ लीजिए,
हाँ जी, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो बेनामी ट्रांजैक्शन से ली गई है उसको क्या बोलेंगे? बेनामी प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी से आने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो भी क्या होगा? बेनामी प्रॉपर्टी में आएगा। दूसरा टर्म अपन ने क्या पढ़ा था? बेनामी दार कौन होता है? तो कौन हो सकता है? लीगल पर्सन या फिर मतलब रियल पर्सन हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, और उसके नाम पे क्या ली गई है? प्रॉपर्टी ली गई। फिर बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? जिसके बेनिफिट के लिए लिया गया। आ गई के बात समझ में? आगे देखिए, ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? वेयर प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय वन पर्सन, प्रॉपर्टी है किसी और के पास, ठीक है। कंसिडरेशन इज पेड बाय अनदर पर्सन, लेकिन कंसिडरेशन किसी दूसरे ने दिया है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्यूचर बेनिफिट किसके लिए हो रहा है? हु पेड कंसिडरेशन। आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक जिस कंपनी में मैंने भी ट्रेनिंग की थी, उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जयपुर बेस्ड कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी थी अच्छी खासी, तो भी उसके डायरेक्टर पर मंथ सैलरी उठा रहे थे 9 लाख रुपीस पर मंथ। 9 लाख रुपए उठा रहे थे वो एमडी जो थे। अच्छा, एमडी के फादर भी उसी कंपनी में थे और फादर की एज थी अप्रोक्स 75 टू 80 ईयर्स, तो भी वो 12 लाख रुपए उठा रहे थे। 12 लाख रुपीस पर मंथ उठा रहे थे वो। उसके बाद वो कहते थे कि हमारे पास है ना, कहते घर नहीं है रहने के लिए, मेरा घर मेरी वाइफ के नाम पे है। मतलब जो उनके फादर थे उन्होंने ये कर रखा था कि मेरा घर जो है वो मेरी वाइफ के नाम पे, और वाइफ बोलती भाई घर में रहना है तो रेंटल देना पड़ेगा, और रेंट देना पड़ेगा तो 2,50,000 मतलब 2.5 लाख रुपए पर मंथ वो रेंट उठा रहे थे फादर। कितने हो गए? अप्रोक्स 12 लाख रुपीज सैलरी और 2.5 मतलब कितना हो गया? अप्रोक्स 14.5। और सेम बेटा की भाई मम्मी ले रही है तो बहू भी लेगी रेंट, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या कर रखा था, अपने घर का 2 पार्टीशन कर रखा था, अपर और नीचे, और ऊपर उसने वाइफ के नाम पे करा रखा था, नीचे मदर के नाम पे करा रखा था। नीचे वाला मदर रेंट ले रही थी और ऊपर वाले पे वाइफ रेंट ले रही थी, मतलब पार्टीशन करा रखा था उन्होंने ऐसे करके। अब वही कंपनी तभी तो ले रहे थे वो लोग, है ना। तो 2,50,000 उन्होंने कंपनी से बोला भाई मेरी वाइफ भी लेती है और मैं तुम्हारा एमडी हूं तो तुम्हें देना पड़ेगा, तो वो कंपनी से 2,50,000 वो भी उठा रहे थे, मतलब अप्रोक्स वो 5 लाख रुपीस पर मंथ रेंट उठा रहे थे, और सैलरी उनकी अप्रोक्स 20 लाख रुपीस थी दोनों की मिला के, है ना। उसके बाद भी उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी थी ना, और उनके पास करीब करीब किससे चालू गए, उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी ना, सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने करीब करीब उनके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनके पास वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने क्या कर रखी थी? एक ट्रस्ट के नाम पे कर रखी थी, और सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट फ्रेम कर रखा था और उसके नाम पे कर रखी थी, और उस पे साफ साफ लिखा हुआ था कि इस ट्रस्ट के बेनिफिट कौन उठाएगा? इस ट्रस्ट के बेनिफिट उठाएंगे मेरे बच्चे। 50-50% कर रखा था, 2 बच्चे थे उनके। अब अगर फिर उन्होंने आगे ट्रस्ट डीड में ये भी मेंशन किया था कि इनकेस अगर मेरी डॉटर की मैरिज हो जाती है तो ये 50-50 रेशियो 20-80 हो जाएगा, मतलब जो सन है उनको 80% और जो डॉटर है उनको 20% मिल जाएगा। आपको नहीं लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या क्या रीजन है उनका ऐसा करने का? टैक्स बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं, ट्रस्ट दे देगा टैक्स, तो क्या रीजन था? इनकम टैक्स बहुत बड़ा मैटर नहीं है इतने बड़े इंसान के लिए, जो इतना कमा रहा है वो कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देगा पैसा, टैक्स तो कम ही देगा वो। उनका ये रीजन था कि बहुत सारी कंपनीज पे आए दिन आजकल केसेस चल रहे हैं, और कभी भी कंपनी पे जब केसेस चलते तो आपने शायद एक प्रोविजंस पढ़ा होगा सीसेट में, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अगर कंपनी के ऊपर कोई केस करता है तो पर्दा खुलता है और पर्दे के बाहर से निकाला जाता है उस बंदे को जो कि कल्पिट है। यही बात पढ़ी आपने। अब वो कल्पिट को निकालेंगे तो कल्पिट की क्या जाएगी? पर्सनल प्रॉपर्टी। उसने प्रॉपर्टी नहीं ले रखी अपने नाम पे, कर लो जो करना है। वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी तो आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ ही नहीं लगा सकते वाइफ की प्रॉपर्टी। बच्चों की प्रॉपर्टी को भी आप हाथ ही नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखता कि इन्होंने भी घुमा फिरा के बेनामी ट्रांजेक्शन के, लेकिन बस वही है कि उन्होंने ट्रस्ट बना रखा है, तो ट्रस्ट को आप बेनामी नहीं कह सकते। तो क्या यही बात बोलो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
वो बंदा डायरेक्टली उस चीज का फायदा नहीं उठा रहा, लेकिन बच्चों के थ्रू उठाएगा कि नहीं उठाएगा? इनडायरेक्टली क्या बेनिफिट कर रहा है? वो बंदा बेनिफिट ले रहा है जो कि कंसिडरेशन पे कर। आई क्या बात समझ? ये तीन बातें हो सकती है। ट्रांजैक्शन फिक्टिशियस नेम से हो सकता है। फिक्टिशियस नेम का मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि ग्रेट अंजलि अंबानी, वेयर ओनर इज नॉट अवेयर। अब इस कहानी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक दिन क्या हुआ, रामू काका अपने घर में सो रहे थे, ठीक है, और बोला कि ये जो दुबे जी है, वो दुबे जी बोले कि आ जाओ रामू काका, साथ में दो दो पैक लगाते, आज बैठते हैं, महफिल जमाते। रामू काका बोले मेरे साथ बैठेगा ये, मेरे साथ बैठेगा, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ बैठे? फिर भी चला गया, उसको भी लगा यार आज ठीक है, कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा, कुछ अच्छा पीने को मिल जाएगा। उसने दुबे जी ने रामू काका को बहुत पिलाया। जब वो फुल नशे में हो गया, उसको पेन पकड़वाई और साइन करवा दिए गए प्रॉपर्टीज पे। बेचारे रामू काका को तो ये पता ही नहीं था कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। पुरानी मूवीज में देखा होगा, कोई बंदा मरने वाला है और मरते मरते ना उससे साइन करा, अंगूठा लगवा दिया जाता है, ठीक है, और अपने नाम पे सारी प्रॉपर्टी करा दी जाती है। इसका मतलब जो ओनर है, रियल ओनर, लीगल ओनर, उसको पता ही नहीं है कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी। अब बेचारा अपने घर पे आके सो गया। 1 महीने बाद सो ही रहा था अपने घर पे, कंटिन्यू नहीं सो रहा था, ठीक है, वैसे सो रहा था। तो एक दिन आए चुलबुल पांडे, और चुलबुल पांडे बोले झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे डंडे। चुलबुल पांडे ने आया, उठा के रामू काका को तो लगा दिए। अब रामू काका बोले मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया, मैं तो सीधा छोटा मोटा गार्डनर हूं और छोटा मोटा पैसा कमाता हूं। चुलबुल पांडे बोले रामू काका तुम बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो। तो बोला ऐसा क्या किया मैंने जो आप ऐसे बोल रहे हो? बोला तुम कमाते हो 20,000 रुपीज पर मंथ, अगर मैं साल की इनकम देखूं तो कितनी होती है तुम्हारी? 2,40,000। अगर 10 साल की देखूं तो कितनी होती है? 20 लाख, 24 लाख करीब है ना। अगर मैं 10 साल की जगह तुम्हारी 20 साल की भी देख लूं, 50 साल की भी देख लूं, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो रही, 1-1.5 करोड़, तुम्हारे पास 4 करोड़ रुपए आए कहां से प्रॉपर्टी लेने की? ये तो बता, लाया कहां से ही पैसा? तो रामू काका तो शॉक, कौन सी प्रॉपर्टी साहब जी, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे नाम पे भी कोई प्रॉपर्टी। दैट इज वे ओनर इज नॉट अवेयर। कई बार ऐसा होता है कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी ली जाती है ना, उस बेचारे खुद को ही नहीं पता होता कि उसके नाम पे भी कोई प्रॉपर्टी ली गई है। अच्छा एक बात बताओ, अभी एक केस हुआ था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो एक लड़की अभी न्यू पोस्ट पे ही लगी थी पुलिस ऑफिसर की, और ज्यादा बड़ी पोस्ट नहीं लगी थी उसकी, ट्रैफिक पुलिस में ही लगी थी वो लड़की। अब ट्रैफिक पुलिस में जब वो लगी तो उसकी सैलरी क्या होगी? ज्यादा तो होती नहीं ट्रैफिक पुलिस वालों की सैलरी, लेकिन उसके अकाउंट में अचानक से 1 करोड़ रुपए आ गए थे। ये रियल केस है। तो 1 करोड़ रुपए आ गए तो इन्वेस्टिगेशन बढ़ गई कि भाई अभी तुम्हारी जॉब लगी है, और जब तुम्हारी जॉब ही अभी लगी है तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए कि तुमने 1 करोड़ रुपए अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए? उस लड़की को ये बारे में नहीं पता था कि उसके पास पैसा कहां से आया, और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन बैठी गई थी, पर वाकई में सोर्स पता ही नहीं चल पाया कि कहां से आया है पैसा। कुछ अननोन सोर्स से ही आया था वो पैसा, ठीक है। और फिर वो तो सही प्रूफ हो गई जब केस हुआ, तो बस टैक्स काट दिया गया था उसका 30% अप्रोक्स, और कुछ एक्स्ट्रा जो भी काटना था पेनल्टीज और ये सब वो काट के बाकी उसको दे दिया गया था। वो तो बहुत बढ़िया हो गया उसके लिए। लेकिन अगर ये चीज प्रूफ हो जाती कि वो बेनामी ट्रांजैक्शन था, वो पैसा उसने किसी और के पैसे को खुद के पास रखा था, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती। आगे के पास द पर्सन हु पेड द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल। वापस कहानी को ही कंटिन्यू करते। एक दिन क्या हुआ, रामू काका सो रहे थे और आए कौन? चुलबुल पांडे। चुलबुल पांडे क्या बोला कि झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे डंडे। अब चुलबुल पांडे ने क्या किया, बोला रामू काका तुम्हारे पास 4 करोड़ रुपए आए कहां से? वही सेम इनकम कैलकुलेशन किया और सारा पूछा कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से जो तुमने क्या ले लिया? प्रॉपर्टी ले ली। रामू काका को इस पर पता था कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, सब कुछ पता था उसको, सब कुछ है ना, और उसको ये भी पता था कि प्रॉपर्टी किसकी है? दुबे जी की है। अब क्या हुआ, यहाँ पे रामू काका दुबे जी को बचाना चाहते हैं, बोलते साहब जी सच्ची बताओ क्या? एक दिन क्या हुआ, मैं रात को सो रहा था, सुबह 4 बजे मेरे सपने में नागिन आई और वो बोली कि रामू काका उठ जाओ,
जैसे उठा मैं, तो मैं जैसे उठा तो मुझे हीरे दिखे और उन्हीं हीरो को बेच के मैंने प्रॉपर्टी ली। क्या ये जो उसने रीजन बताया क्या वैलिड है? ठीक है साहब जी, आपको पता नहीं है, एक दिन मैं अपने घर का ताला लगाना भूल गया। जब मैं आया तो मेरे कमरे में पूरे नोटों की गड्डियां पड़ी थी, पूरे पूरे रूम में सिर्फ नोट ही नोट पड़े हुए थे, उसी से मैंने प्रॉपर्टी ले ली। क्या ये रीजन सही है क्या? द पर्सन हु पेड द कंसिडरेशन, यहाँ पे रामू काका क्या कोशिश कर रहा है कि जिसने पैसे दिए मैं उसको बचा दूं, इज नॉट ट्रेसेबल, उसको ट्रेस करवाने, क्योंकि रामू काका जब तक अपनी बोलेगा नहीं ना तब तक आप दुबे जी को पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि दुबे जी तो कहीं होंगे ही नहीं ट्रांजैक्शन में, पकड़ा तो सबसे पहले रामू काका ही जाएगा। एक बार देख लो ट्रांजैक्शन। आ गया? इसी चीज को इसने वापस बताया, बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू वन पर्सन, प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की गई है, बट कंसिडरेशन इज पेड बाय अनदर पर्सन, लेकिन पैसे किसने दिए? किसी दूसरे ने। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्ड फॉर इमीडिएट या फ्यूचर बेनिफिट, जो मैंने तुम्हें डायरेक्टर का केस बताया था ना, उसमें वो अब भी फायदा तो नहीं उठा रहा है, पर फ्यूचर में उनके बच्चे तो उठाएंगे ही ना। तो इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ पर्सन हु पेड द कंसिडरेशन, एक बार देख लो। डन। अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मेड इन फिक्टिशियस नेम, किसके नाम पे हुई है? फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे हुई है, ओनर को मालूम ही नहीं है, यही बात अपन ने देखी थी। या फिर द पर्सन हु पेड द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल, जिसको हम लोगों ने जिसने कंसिडरेशन पे किया वो ट्रेसेबल नहीं है। पढ़ लीजिए। डन। अब आपको मैं कुछ एक्सेप्शन पढ़ाने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीजें बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होती है। अब इसी पे ही क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि है ना यहाँ पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ तो बताओ क्या ये बेनामी है, तो वो एक्सेप्शन में अगर फॉल कर रहा है तो वो बेनामी नहीं है। पहला ट्रांजैक्शन, कर्ता और मेंबर ऑफ एचयूएफ। अगर कर्ता एचयूएफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले ले या मेंबर एचयूएफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले ले, या एचयूएफ कर्ता या मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी ले ले, क्या वो बेनामी ट्रांजैक्शन होगा? क्या कर्ता और एचयूएफ अलग होते हैं? क्या दोनों एक ही तो होते हैं? तो यहाँ पे ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है, कर्ता और मेंबर ऑफ एचयूएफ। आगे की बात समझ। दूसरा, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। और पार्टनरशिप और पार्टनर एक ही तो होते हैं, तो यहां पे ये भी क्या नहीं कहलाएगा? बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। कंपनी और डायरेक्टर। अब कंपनी का सारा काम संभाल कौन रहा है? डायरेक्टर्स। तो कई वैसे कंपनी और डायरेक्टर अलग होते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से ये बोला गया कि अगर आप कंपनी में किसी भी फिड्यूशियरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो आप और कंपनी अलग नहीं है। तो आपसे किए हुए सारे ट्रांजैक्शन को हम यही मानेंगे कि हमारा क्या है? नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है। ऐसे एक मिनट, अगर आप बोलोगे कि दोनों एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो मैम किसका माना जाएगा? ये बोलता है बेनामी नहीं है, वो बोलता है बेनामी, मतलब कंपनीज एक्ट बेनामी के बारे में कुछ नहीं बोलता। तो यहीं से देखेंगे। मान लो इन केस आगे केस फंसता है तो फिर कंपनीज एक्ट प्रेवल करेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट को प्रेफरेंसेस ज्यादा दी जाती है। अब सुनो, और कोई फिड्यूशियरी कैपेसिटी बता सकते हो? जैसे ट्रस्ट और ट्रस्टी। तो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो कौन संभालेगा? ट्रस्ट। ऐसे सोसाइटी की प्रॉपर्टी तो उसको कौन संभालेगा? चेयरपर्सन या मेंबर्स। तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है।
हो गई क्या बात समझ में? फिड्यूशियरी कैपेसिटी में याद रखना। किसका? कंपनी और डायरेक्टर का। कंपनी और डायरेक्टर का ये ना, लाइक किंगफिशर एयरलाइंस की कंपनी थी, अब तो वाइंड अप हो गई। उसकी मेन हेड में कौन काम कर रहा था? विजय माल्या। अब विजय माल्या के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी या फिर कंपनी के पास जितनी प्रॉपर्टी, दोनों एक ही है। अगर कंपनी ने विजय माल्या के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली या विजय माल्या ने कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली, ये बेनामी नहीं कहलाएगी। तभी तो विजय माल्या पे अभी तक केस चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ खुला होगा और ये बोला होगा कि कंपनी को बर्बाद करने वाला कौन है? विजय माल्या। तभी तो उसकी लंदन वाली सारी प्रॉपर्टी को भी सीज करने की ऑर्डर आ गया। ऑल तो सीज हुई नहीं, उसने बचा ली, पर ऑर्डर आ गया था एक बार कि ये और कंपनी अलग नहीं है, कहीं ना कहीं कंपनी में जो गड़बड़ हुई है वो इसी ने की है। तो इन दोनों को एक ही माना जाता है। अब एक ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एक बंदा अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेता है तो फिर वो मतलब अपने नाम के अलावा किसी घर वाले के नाम पे प्रॉपर्टी लेता है तो क्या वो भी बेनामी? तो देखो, घर वालों के लिए भी लिमिट है। आप लोग सोचते हो कि हमारी जो फैमिली है बहुत बड़ी है, 40 लोग रहते हैं, नाना, ताऊजी, ताईजी, मामा, बुआ, सब साथ रह रहे हो तुम लोग, ठीक है, पूरी घर नहीं जिला बना रखा है तुमने, लेकिन वो तुम्हारी फैमिली कंसिडर नहीं की जाएगी। यहाँ पे फैमिली का मतलब अलग होता है और फैमिली का मतलब एक लिमिटेड होता है। तो देखो, सबसे पहला, अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो किसके नाम पे? अपने ब्लड रिलेशन के नाम से। ब्लड रिलेशन मतलब सबसे पहले आपका ब्लड रिलेशन किस पे होता है? आपकी मम्मी से और आपके पापा से, ठीक है। तो मदर के नाम पे ले लो और किसके नाम पे ले लो? फादर के नाम पे, तो वो बेनामी नहीं है। फिर मम्मी पापा के साथ आते हैं हमारे भाई बहन, तो भाई के नाम पे ले लो और बहन के नाम पे ले लो, वो भी बेनामी नहीं है। अब हमारी हो जाती है शादी, तो शादी में हमारे घर पे आती है दूसरे घर की बेटी, तो वो हो गई हमारी वाइफ। तो वाइफ भी ब्लड रिलेशन में ही कंसीडर की जाती है, तो वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले लो तो वो भी बेनामी नहीं है। और फिर वाइफ के साथ क्या आएगा? बच्चा, तो बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी भी ले लो, वो भी क्या है? बेनामी नहीं है। आई क्या बात समझ में? ठीक है। आप सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, सुनो। अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना एक बार, अगर आप इनके नाम पे भी प्रॉपर्टी लेते हो, मम्मी पापा भाई बहन वाइफ जिसके भी नाम पे ले रहे हो, या फिर आपके आने वाली पीढ़ी मतलब पोता पोती, ठीक है, या फिर पीछे वाली पीढ़ी दादा दादी, उनके नाम पे प्रॉपर्टी लेते हो, वो बेनामी नहीं है। लेकिन जब भी आप प्रॉपर्टी लोगे वो नोन सोर्स होना चाहिए। नोन सोर्स का मतलब, जैसे आपकी बेटी का बर्थडे है और आपने अपनी बेटी को बर्थडे पे गोल्ड के इयररिंग्स गिफ्ट किए, तो वो गोल्ड के जो इयररिंग्स है वो आपने उसको दे दिए, तो वो बेनामी नहीं है। अगर आप ये बता पाओ कि वो जो गोल्ड के इयररिंग्स है उसके लिए जो पैसा है वो आप कहां से लाए, अगर आप ये नहीं बता पाए तो वो बेनामी। आपसे पूछा गया कि गोल्ड के जो इयररिंग्स है वो 25,000 के, 25,000 तुम्हारे पास कहां से है? तुम कह रहे पता नहीं, कहीं से तो आए, तो बेनामी कंसीडर की जाएगी। आगे के पहली बात समझे? पक्का? एक लास्ट प्रोविजन, फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आप अपनी मम्मी पापा भाई बहन, आने वाली पीढ़ी और पीछे वाली पीढ़ी, इनके नाम, वाइफ नहीं, वाइफ का बच्चा छोड़ दो, ठीक है, इनके नाम पे प्रॉपर्टी लेते हो ना, तो आपको जॉइंट ओनर बनना पड़ेगा। क्योंकि मैरिज के बाद ये बोला जाता है कि कोई भरोसा नहीं है, कब भाई धोखा दे जाए कब बहन धोखा दे जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रही, एक्ट ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो भाई तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है। तो वहां पे आपको जॉइंट ओनर बनना पड़ेगा। मतलब अगर आप जॉइंट ओनर नहीं हो तो बेनामी कंसीडर की जाएगी, क्योंकि आपने अपने भाई को क्यों इतने पैसे दे दिए, आई क्या बात। लेकिन वाइफ पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, उसके नाम पे प्रॉपर्टी लेते हो, अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हो, तो उनको प्रॉपर 100% उन्हीं को ओनर बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बेनामी कंसीडर, उन पे जॉइंट ओनर होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंडिया के बाहर एक ही कॉन्सेप्ट चलते हैं, हम दो और हमारे दो, बस इतना ही फैमिली कंसीडर की जाती है। क्लियर? इससे ज्यादा कंसीडर नहीं की जाती। आई क्या बात समझ? तो इन्होंने भी इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे कंसीडर किया। पक्का? आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड। In all the above cases, consideration is paid out of the known source of individual. बाकी में आपको थोड़ा सा बचा हुआ है, ये मैं कल पढ़ाऊंगी अब, ठीक है। चलो, थैंक यू।